I am Shashank Tripathi. Today we are going to have a lecture on Unit 1 first part, subject code BME 602 CAD CAM Mechanical Engineering AKTU syllabus. So दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि CAD CAM में क्या होता है और ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट साइकिल, डिज़ाइन प्रोसेस, सीक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को कवर करेंगे और इसके बाकी के पार्ट्स में हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैड कैम में होता क्या है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हम कभी भी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हमें उसका मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक रेफरेंस इमेज है। मैं एक बार आपको रेफरेंस इमेज दिखाना चाहता हूँ कि उससे फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमको जाना किस तरफ है। ठीक है। सो जैसा कि आप इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हो, ये जो जितने भी आपको मॉडल दिख रहे हैं सब यहाँ पे कैड की हेल्प से बनाए गए हैं। ये सॉलिडवर्क्स में एक स्लाइडिंग लैच है। ये एक 3D मॉडल था और इसमें क्या किया था, हमारे पास प्रॉपर हमने डायमेंशंस इसकी निकाली थी और फिर इसको सॉफ्टवेयर में मॉडल किया था। इस तरीके की मॉडलिंग को हम लोग सॉलिड मॉडलिंग बोलते हैं और जिस सॉफ्टवेयर में किया जाता है उसे कैड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। CAD stands for Computer Aided Designing and CAM stands for Computer Aided Manufacturing। तो मैंने जो इसका सिस्टम में डिज़ाइन बनाया तो ये फिर कैड के अंडर आ गया। और अगर मैं इसी को मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके जाऊंगा, मैं अगर मान लीजिए मेरे पास जैसे मान लीजिए नट एंड बोल्ट अगर होते हैं तो उसको मशीनिंग से क्रिएट किया जाता है। तो अगर मेरे को वही सीएनसी में, तो वैसे उसको इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, बट लेट से अगर मेरे को कोई पार्ट सीएनसी में क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको सिस्टम में मॉडल करूँगा, उसके जी कोड जनरेट करूँगा और फिर उसे मशीन में जब फीड करूँगा तो फिर वही सीएनसी मशीन उस कोड को यूज़ करेगी और वो कैम के अंडर आ जाएगा। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक नकल जॉइंट आप देख सकते हैं, ये फैब्रिकेशन का एग्जांपल हो गया, इंडस्ट्रियल लैडर। ये डेस्प्रोवाइन इंजेक्शन है जो कि प्लास्टिक मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसके अंडर आता है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये एनिमेशन है बेंच वाइज का। तो ये हम लोग जो सिमुलेशन होता है, इंजीनियरिंग सिमुलेशन, उसके अंडर आता है, इसे काइनेमेटिक सिमुलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा आप एक जो देख रहे हो ये फ्लूइड फ्लो का है। ये अगेन इंजीनियरिंग सिमुलेशन और इसके अंडर आता है। सो जितना भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी, तो इसका फ़ायदा क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में कैड का, कि हमें रियल लाइफ टेस्टिंग में, जैसे क्या होता है मैकेनिकल में जो जितनी भी टेस्टिंग होती हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। सो हमें जो कैड और कैम ये जो अलाउ करता है कि हम बिना किसी रियल प्रोटोटाइप को बनाए किस तरीके से हम उसको सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इकोनॉमिक के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं। तो मेन पूरा जो हम लोग कैड कैम करते हैं, मेन उसका पीछे का पर्पस, मोटिवेशन, आइडिया यही है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देख के अब थोड़ा मोटिवेशन आया होगा कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से हमको फिर उसमें आगे को देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी हम लोग कैड कैम में बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, मतलब बहुत बेसिक से भी आगे शुरू करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे मैं मॉडलिंग का भी इसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि स्केचिंग वगैरह कैसे करेंगे। फिर आगे के चैप्टर्स हम लोग देखेंगे कि मतलब स्प्लाइन वगैरह बेसिक स्केचेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये
देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआरक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और शिव मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट साइकिल। सो पहला जो टॉपिक है इसका प्रोडक्ट साइकिल है। प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट साइकिल इज बेसिकली पूरा, जैसे हमारे पास पूरा एक साइकिल ही होता है। उसको साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ बेसिक स्टेजेस हैं और हर प्रोडक्ट के लिए चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे कि स्टेज 1 में उसकी भाई डिस्कवरी इंप्लीमेंटेशन होती है, सेकंड स्टेज में उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, थर्ड स्टेज में प्रोजेक्ट का ग्रोथ होता है, फोर्थ स्टेज में मैच्योरिटी और फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर इस एग्जाम्पल में मेरे पास अगर एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बेबी है मेरे पास, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ये इसका स्टेज 1 हो गया, स्टेज 1। फिर बाद में वो धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, ये बनता है चाइल्ड, चाइल्ड। तो ये हो गया स्टेज 2। फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है, तो किस में जाता है, फिर उसकी मैच्योरिटी आती है, तो स्टेज 3, ये हो गया अडल्ट, ठीक है। फिर ये अडल्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो बच्चा और आगे बड़ा होता है और फिर वो आता है मैच्योरिटी पे, तो ये यहाँ पे इसका मैच्योरिटी आ गई, तो ये हो गया आपका स्टेज 4। और फिर मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी, या फिर इसको आप ओल्ड एज भी बोल सकते हो, ओल्ड एज बोल सकते हो। और जो फाइनल रहेगा, ये यहाँ पे इसको हमने डेथ से डिनोट कर दिया, तो हो गया स्टेज 5। तो ये इसका डेथ से डिनोट करता है। तो ये जो साइकिल है हर प्रोडक्ट के लिए ही सेम रहता है। स्टेज 1 में डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में अगर डिस्कस करूँ, तो इसमें क्या होता है कि आप पहले तो जैसे कि मार्केट को स्टडी करते हो प्रॉपरली, कि मार्केट में चल क्या रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट हैं, वो क्या वो कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है क्या उसे फुलफिल कर पा रहे हैं या क्या नहीं कर पा रहे हैं, या जैसा जैसा भी है, या उनकी ज़रूरत क्या है। ये इसकी प्रॉपर स्टडी होती है। उस बेसिस पे कुछ समस्याएं निकलती हैं, फिर उस पर प्रॉपरली स्टडी किया जाता है कि हाँ इसको मैथमेटिकली कैसे मॉडल करेंगे, या अगर मैं उसे अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से देखूं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारे जो जूस के टेट्रा पैकेजेस होते हैं, कई बार उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से जो ये स्टडी है मार्केट की, किस तरीके से स्टडी और किस तरीके से उसको इकोनॉमिक बनाया जा सकता है। ऐसा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कप है, ठीक है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कप हो गया, और यहाँ जो इसका यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे है आपका, ये यहाँ पे मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बल्ज है, ठीक है। ये पूरा सॉलिड बल्ज होने वाला है, और इसके ऊपर यहाँ पे लिक्विड आएगा, ऐसे ऐसे करके लिक्विड आएगा यहाँ पे, ठीक। और मेरे पास एक दूसरा ग्लास का शेप है, उसमें क्या है मेरे पास, एक्चुअली वो ऐसा है, कोनिकल है थोड़ा सा। ये मैंने सिलेंडर गलत बना दिया, कोनिकल है एक्चुअली, इसको आप कंसिडर मत कीजिए, या फिर कि मैं आपको थोड़ा सही करके रखता हूँ। ओ सॉरी, हाँ, तो ये मेरे पास एक कोनिकल है ये, ठीक है, कोनिकल मेरे पास एक ग्लास हो गया। इसमें अगर मैं जूस सर्व करता हूँ, तो आप ये बताइए किस में जूस ज़्यादा आएगा। अब आप यहाँ से ऐसे देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि क्या कहते हैं, यहाँ पे सिलेंडर के नीचे बल्ब है, लेकिन फिर भी एक कोन है तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाले के केस में ऐसा नहीं है। जो आपका कोनिकल वाला है, दोनों में हालांकि बराबर ही आएगा, लेकिन देखने वालों को लगता है कि यहाँ पे जो है जूस ज़्यादा आएगा। हालांकि अगर आप वॉल्यूम मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो दोनों का वॉल्यूम ज़्यादा बराबर ही आता है, लेकिन यहाँ देखने को ज़्यादा लगेगा। तो जो हमारे पास दूसरा जो इसका सेलर है, सेलर 2 है और सेलर 1 है, तो क्या होगा कि सेलर 2 वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, और इस वाले का प्रॉफिट जो है कम होगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि देखने में कम लग रहा है। तो वही है कि मार्केट में जिस तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से उसको आगे होता है। तो यहाँ पे मार्केट सर्वे इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है कि जैसे कि मैं बताया, कस्टमर रिक्वायरमेंट पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी फॉर्मुलेट होती है और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है।
अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद सेकंड स्टेज आता है कि उसकी किस तरीके से आप लॉन्चिंग करते हैं। देखिए लॉन्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे लॉन्चिंग जहाँ से आया है, एयरक्राफ्ट से आया है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि प्लेन वगैरह लॉन्च कर रहा है, तो वहाँ से मैं इसको कंसिडर करूंगा कि लॉन्चिंग वहाँ से ही है। तो कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्ट परफेक्ट होनी चाहिए। इस चीज़ को कंपनी इंश्योर करती है कि आपका जो किसी भी प्रोडक्ट का स्टार्ट होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर मार्केट में लेट से कोई आईफोन आ रहा है, हर साल आता है, तो जैसे मान लीजिए आईफोन 16 आ रहा है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की जाती है, उसके कुछ इवेंट वगैरह करवाए जाते हैं, उस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि उसका जो मार्केट में उसको अगर लॉन्च किया जाए तो वो उसमें समस्याएं ना आए। तो उसके लिए बहुत सारे तिकड़म लगाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा स्मूथली लॉन्च हो गया। अब टाइम के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ से उसका जो स्लोप है प्रोडक्ट का वो बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, कंज्यूमर रिव्यू, जैसे मान लीजिए कोई इसी इसका बेस्ट एग्जांपल है जो नथिंग फोन रिलीज हुआ था, नथिंग वन जो आया था। उसमें क्या था, कंज्यूमर्स को कुछ कुछ समस्याएं आई थी नथिंग के फ़ोन में। मैं आपको बताता हूँ, ये जो नथिंग वन आया था उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई थी, जैसे कि जो इसके एजेस थे वहाँ पे कुछ ग्रीन लाइट्स आ रही थी, ऐसा कुछ आ रहा था। तो उन लोगों ने उनको बताया था कि ये हमको इश्यूज आ रहे हैं। तो जो नथिंग टू फिर वापस मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक है वो उसको डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन जो कंपनी उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्रूव करती है तो फिर होता ही है कि वो ग्रोथ में ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो नथिंग टू में क्या हुआ, फीचर को एनहेंस किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो इस तरीके से कंज्यूमर रिव्यू से प्रोडक्ट में चेंजेस किए गए और प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ता जाता है। अब यहीं पे फेलियर भी हो सकता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट साइकिल में जैसे आप इंप्रूव ना कर पाए तो यहीं से आपका ग्राफ नीचे भी चला जाएगा। जो आपकी फिफ्थ स्टेज है वो पहले ही आ जाएगी अगर आप प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए तो। फिर क्या है कि स्टेज फोर जो है, स्टेज फोर है पिनाकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। ये जो मैच्योरिटी वाली जो स्टेज है, ये जो आ रही है, ये पीक है, इसका पीक पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस दिखता है, बेस्ट इसकी हाइप होती है। और फिर इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आता है उसमें उसका डिक्लाइन ही हो जाता है। वहाँ पे फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक आईफोन का ही एग्जांपल लिया था मैंने, तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद जो आईफोन का जो ट्रेंड चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपका डाउन ही जाता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते, समय के साथ साथ सेल उसकी कम होती आती है। तो इस पूरे जो साइकिल, इस जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इसको प्रोडक्ट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट साइकिल हो जाएगा। और ये सब के लिए सेम ही रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में देख लीजिए, प्रोडक्ट साइकिल सेम ही रहेगा। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 मार्क्स के लिए, या क्योंकि या फिर हाँ 4 से 5 मार्क्स के लिए आ जाता है। कई कई बार क्या आता है, उसको कंबाइन कर दिया जाता है दूसरे क्वेश्चन के साथ में, तो फिर 8 मार्क्स का भी आता है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन का क्या मतलब रहता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूलाज। ठीक है। कुछ हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला, कुछ रिलेशंस आपस में होते हैं। उससे एक बार जब हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, हमारे पास जब डायमेंशंस आ जाते हैं तो हम उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि कैड एक एग्जांपल है, उससे हम अपने प्रोडक्ट आइडियाज को कन्वे करते हैं। ठीक है। डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट, बहुत सारे उसमें फैक्टर लिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए रियल लाइफ पैरामीटर्स में एक तो आपका एर्गोनॉमिक्स आ जाएगा, उसको क्योंकि ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे तो एर्गोनॉमिक्स जो होता है उसमें बेसिक ये देखा जाता है कि आप अगर कोई ह्यूमन उसको यूज़ कर रहा है तो उसको, जैसे अगर मान लीजिए कोई, अगर आपके पास चेयर ही है, अगर आपके पास कोई चेयर है, उसमें अगर कोई पर्सन बैठेगा तो उसका मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे अगर एक चेयर है, तो अगर उसका इंक्लिनेशन है, मेरे पास एक चेयर आ गई, ठीक है, ऐसे। तो जो इसका एंगल है, इसमें जब कोई बैठेगा, ये जो एंगल थीटा, इसमें जब कोई बैठेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, या वो कंफर्टेबल होना चाहिए, या अगर स्टार्टिंग में बैठने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन लॉन्ग आवर्स में बैक पेन की इशू आ रही है, तो इसलिए चेयर के डेवलपमेंट में क्या आप कंसिडर करेंगे कि बैक पोस्चर सही होना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो ये कंसिडरेशन होती है अलग अलग होती है। इसलिए जो डिज़ाइन प्रोसेस होती है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी डिटेल प्रोसेस होती है, जिसमें ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। और दूसरा आता है एनवायरमेंटल कंडीशंस की, अगर कोई प्रोडक्ट है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो मार्केट में हम देखते हैं एकदम जो नए डिजाइन हैं उसके लिए नहीं जाया करते हैं कि एकदम से, क्योंकि क्या होता है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, आपको ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होती है उसी पे हम लोग उसी को इम्प्रूव करते रहते हैं। और वो भी अपने आप में थोड़ी सी बड़ी बात होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आप उसको सक्सेसफुली इंप्रूव करो, फिर आगे वो लोगों को पसंद आए, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे एक साइकिल ये देख सकते हो, ये डिज़ाइन प्रोसेस की पूरी साइकिल है, जिसमें हमारे पास आता है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग प्लान,
ठीक है। फिर कैम आ गया, की CIM। CIM स्टैंड फॉर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, CIM स्टैंड फॉर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा हमारी साइकिल आ जाती है। ये अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि कैम के लिए हमारे पास अलग टीम है, यहाँ पे आपके पास अलग टीम होगी, टीम 1। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास होगी टीम 2, यहाँ पे होगी आपके पास टीम 3, यहाँ पे होगी आपके पास टीम 4। तो क्या होता है, किसी पर्सन के लिए लॉन्गर जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को संभालने के लिए अलग हमें स्पेशलाइज टीम की ही ज़रूरत पड़ती है। कोई अकेला बंदा के लिए सब चीज़ें सोच पाना और कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग इंडस्ट्री में जो रियल प्रैक्टिस होती है वहाँ पे हमारे पास टीम्स होती हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे पास पूरी डिज़ाइन प्रोसेस हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये कुछ स्टेजेस हैं डिज़ाइन प्रोसेस की, कि भाई मैंने जो पहले डिस्कस किया था अब उसमें फिर यहाँ पे और डिटेल में हम जाते हैं कि किस किस मतलब वो आपने बता दीजिए कि भाई डिज़ाइन प्रोसेस होती है, अब कैसे होती है। अब यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि क्या होता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। जैसे एक कॉमन इसका एग्जाम्पल है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एक सेट ऑफ कन्वेंशन ही है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करोगे तो उसमें आपको कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया, एर्गोनॉमिक्स वगैरह का ध्यान देना पड़ता है। हमारा प्रोडक्ट अगर एर्गोनॉमिक्स है लेकिन देखने में अच्छा नहीं है तो एस्थेटिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप और सब चीज़ें देख लेंगे देखने में सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। उसको हर पैरामीटर वो कवर होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इन प्रैक्टिस इंडस्ट्री में बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। स्पेशलाइज टीम, जैसे मैं बता रहा था आपको स्पेशल टीम की जरूरत पड़ेगी जो कि स्पेसिफिक डोमेन में उनका एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है। साथ में सब लोग काम करते हैं इस तरीके से। आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हो, जैसे कि इनिशियल पहले कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन कराई गई, फिर प्रोटोटाइप डेवलप किया, फिर डिटेल डिज़ाइन, फिर इवोल्यूशन हुआ, उसका रिव्यू किया गया। और ये साइड से आप ये जो पैरामीटर देख रहे हो ना, ये क्या होता है किसी भी स्टेज में बाहर से जो फैक्टर हमारे इंक्लूड होते हैं वो हैं ये सब। ठीक है। कि भाई आपको नॉलेज है कि नहीं है। और फिर क्या होता है कि ये सब पैरामीटर बाद में चेंज होते हैं तो इसमें इनपुट डालते हैं, इसलिए हम इसको बाहर ही रखते हैं। और ये हमारे पास ये जो मेन आप बॉक्स में देख रहे हो ये मेन लेआउट है, और जो कि ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जिनको हम लोग ध्यान रखते हैं इस पूरे प्रोसेस में। आगे एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में, तो आप थोड़ा सा आप और डिटेल में इस चीज़ को समझ पाओगे। ये सब चार्ट आप याद कर लो, या तो अगर आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं बाहर से भी देख लो, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में आपको ये सब फ्लो चार्ट वगैरह ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में और देख सकते हो कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहले आप ज़रूरत को समझोगे कि हाँ भाई ज़रूरत क्या है कोई आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम जाके देखते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं उसकी सोल्यूशन में उसका ज़रूरत समझ में आती है। ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि हाँ भाई हमारा प्रोजेक्ट है उसका गोल क्या है, क्या क्या वो गोल सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी गोल क्या क्या है ना, यूजेबिलिटी क्या है। इस चीज़ में डिसाइड किया जाता है कि कुछ जैसे कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे वो चीज़ डिसाइड की थी कि भाई बच्चों के यूज़ करने लायक है कि नहीं है। नहीं होती तो हम वहाँ पे वार्निंग वगैरह देते हैं। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है। फिर मार्केट एनालिसिस, जो कि मैंने बहुत इस चीज़ को समझाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। अब ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर ली आपने, उसकी कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद आपको अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, डायमेंशंस एंड डिटेल्स। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग मॉडलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे कॉमन वाली जो है वो पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग का तो मैं आपको समझाता हूँ। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्केच बना कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर एक स्केच, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया 10 mm, ये मेरे पास हो गया 4 mm, ये मेरे पास हो गया 6 mm, ठीक है, ये हो गया 2 mm, ये हो गया 3.5 mm। तो पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई डायमेंशन अगर चेंज की, ठीक है, मान लीजिए 10 से मैंने इसको 12 कर दिया, 10 से मैंने इसको 12 mm कर दिया। अब मैंने इसको 12 mm कर दिया तो फिर इसमें क्या होगा कि इसके डायमेंशंस अपने आप चेंज हो जाएंगे, सारे डायमेंशंस। अब ये डिस्टेंस चेंज किया तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये 6 का 6 ही रहने वाला है, 6 mm ही रहेगा। अब चेंज क्या होगा, हो सकता है ये 2 से 3 हो जाए, या फिर नीचे वाला चेंज हो जाए, है ना। हो सकता है जो 2 था ये 2 से 3 हो जाए, और ये 3.5 से 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 3 में बराबर से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 mm हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज आता है, इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि जैसे कि मैंने बताया कि डायमेंशन आपस में एडजस्ट हो जाया करती हैं। और इसमें थोड़ा सा इसका एक वो भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे मान लो अगर आप को इसको 3 नहीं करना था, आप कुछ आप चाहते थे कि जो है
ये एक ही चेंज हो, बाकी के चेंज ना हो, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट देने पड़ते हैं। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा एंगल से यहाँ पे डेविएट भी हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलरिटी का कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा कि भाई ये इससे परपेंडिकुलर रहे। सेम आप यहाँ पे चाहते हो कि परपेंडिकुलर रहे, है ना। यहाँ पे आपको डिस्टेंस कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, आपको डिमेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका चीज़ें उस तरीके से चेंज होती है। तो ये पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर का काम है। अगर आप, और हाँ एक बात और, अगर आप सिर्फ सारे डायमेंशन डिफाइन कर दोगे तो फिर आप इसको चेंज भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे सारे डिफाइन कर दिया, आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको एक इसमें अनडिफाइन रखना पड़ेगा और फिर आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो पैरामीट्रिक का मेन मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक। यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या, डायमेंशन हमारा यहाँ पैरामीटर है। क्या है हमारा पैरामीटर, डायमेंशन हमारे पैरामीटर है। ओके। बहुत बहुत जगहों पे एंगल पैरामीटर होते हैं, कहीं पे कुछ और कंस्ट्रेन पैरामीटर होते हैं। डायमेंशन हो गया, कंस्ट्रेन हो गया, ठीक है, तो ये पैरामीटर हो गया हमारे। फर्स्ट जो फीचर लाया था पीटीसी क्रेव, काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है इसका। पहले नाम प्रो इंजीनियर्स था, ठीक है, फिर बाद में भी उसको पीटीसी क्रेव बोलते हैं। बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। तो और भी हमारे पास कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है सॉलिड वर्क्स। मैंने पर्सनली खुद सॉलिड वर्क्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कैड बनाया हुआ है, तो जब हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स में उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉलिड वर्क्स में काम करते हैं। अगेन कैटिया, कैटिया और सॉलिड वर्क्स दोनों डसॉल्ट सिस्टम्स के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। दोनों ही अपने आप में बहुत वर्सेटाइल हैं और बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली इसके अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे कि सॉलिडवर्क्स काफ़ी जनरली इस्तेमाल किया जाता है। आपको सीखना अगर स्टूडेंट है तो आप कर सकते हैं। कैटिया इंडस्ट्री में जैसे कार डिजाइनिंग होगी, कुछ स्मूथ सर्फेसेस हमको डिजाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग कैटिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूजन 360। अगेन ये बहुत ऑटोडेस्क का है, जो कि ऑटोकैड की ही पेरेंट कंपनी है, तो ऑटोडेस्क का ये प्रोडक्ट है फ्यूजन 360। क्लाउड बेस्ड होता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं चीज़ें, ठीक है। सॉरी। सो क्या होता है कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, उसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के फीचर क्या होते हैं, हम लोग उसको यूज़ क्यों करते हैं। तो पहला इसका है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई आप इनिशियली ही बता सकते हो कि अगर मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, क्या क्या हम उसको उसमें देखने को मिलेगा। उसमें क्या कर सकते हैं आप डीकल दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे मॉडल ही कर रहा हूँ, मान लीजिए सॉलिड वर्क्स में मैं अगर एक पेप्सी की बॉटल, ये मेरे पास एक बॉटल है, मैं उसको अगर मॉडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीकल में क्या होता है कि जैसे उसका यहाँ पे बैनर लगा रहता है ना, जो स्टिकर टाइप का लगा रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोका कोला लिखा है, कोक लिखा है, ऐसा कोक, तो वो मैं उसमें डीकल वगैरह सब प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं इसमें रियलिस्टिक मटेरियल वगैरह दे सकता हूँ, शेडिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एकदम रियलिस्टिक दिखेगी कि भाई मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। इसमें लाइटिंग वगैरह आती है सॉफ्टवेयर में, तो काफ़ी बढ़िया से इसके रेंडर वगैरह निकलते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो देखने में कैसा लगेगा, उसके लुक्स बराबर है कि नहीं है, एस्थेटिक है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाया करती हैं, ठीक है। और इसकी खास बात है, जैसे नॉन टेक्निकल जो लोग हैं, जो कि नहीं जानते मॉडलिंग वगैरह, उनको भी आइडिया कन्वे करने में काम आता है। तो इसका पहला पर्पज़ ये है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का, कि वो विजुअलाइज करने में काम आता है। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि आप उसका मैस, इनर्शिया, वॉल्यूम, ये सब जो, मतलब इंजीनियरिंग सिमुलेशन में जाने से पहले जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्या है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ मॉडल करते हैं, कई बार हमारा उसमें कंस्ट्रेंट होता है कि हाँ भाई अगर हम कोई चीज़ बनाए तो उसका जो मैस है वो इतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वैसी चीज़ें हैं। उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करिए, वॉल्यूम कम कीजिए, तो ये हमारे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एर्गोनॉमिक्स, आप यहाँ पे उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो कि एर्गोनॉमिक है कि नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग एनालिसिस, ठीक है। इंजीनियरिंग एनालिसिस एक पूरा आपको सिस्टमैटिक अप्रोच देता है, जिसमें आप परफॉर्मेंस, बिहेवियर, फिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। कि भाई आपका अगर मान लीजिए कि मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वो बनाया, एक टेबल बनाई मैंने, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ठीक है। और क्या करूँगा मैं इस टेबल में, यहाँ पे मैं अगर 150 किलो न्यूटन का अगर फोर्स देता हूँ, 150 किलो न्यूटन का अगर फोर्स देता हूँ, वैसे तो ज़्यादा होगा, कम होगा, जो भी होगा, एग्जाम्पल का आप देख लीजिए, ठीक है। 150 किलो न्यूटन का फोर्स अगर मैं सेंटर पर दूंगा, तो क्या फोर्स देने से वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या फिर सिमुलेशन में मैं फाइनाइट एलिमेंट्स की मदद से, फाइनाइट एलिमेंट में क्या होता है, हम इसको छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेल में हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं भाई कि डिफॉर्मेशन आएगी कि तो कितनी आ रही है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है, यहाँ से तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा उसमें उसके स्टैटिक स्ट्रक्चरल में ही आता है, ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसके जैसे कि
स्ट्रेंथ एनालिसिस में स्टैटिक स्ट्रक्चर आ जाता है कि किस तरीके से बेंडिंग कहाँ हो रही है या शेयर फोर्स लग रहा है तो कैसे लग रहा है, वो सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं। काइनेमेटिक एनालिसिस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एमबीडी दिखाया था, तो काइनेमेटिक एनालिसिस में आता है। इसमें हम लोग मूविंग पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर एक मोटर बनाई, यहाँ पे मोटर मैंने डिज़ाइन की, तो किस तरीके से वो मूव करेगी, या कोई और मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स रोबोट है जिसके कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मैं उसको यहाँ पे काइनेमेटिकली उसकी सिमुलेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डायनेमिक एनालिसिस की वाइब्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, या उसका जो फटीग होता है वो कैसे होगा, तो ये सब डायनेमिक एनालिसिस के अंदर आता है। हीट एंड फ्लो एनालिसिस अगेन कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीएफडी और हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है, आपका अगर कोई हॉट प्लेट है तो किस तरीके से वो हीट रेडिएट करेगी, तो ये सब चीज़ें आया करती हैं हीट एंड फ्लो में, तो ये सब सीएफडी के अंदर आता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको एक बेसिक वर्जन बना के देता है जिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उस पर जो टेस्टिंग होगी तो उसको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट आप देख सकते हो की फीचर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के क्या होते हैं। पहला कि डिज़ाइन कंसेप्ट की वो हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि उससे फिर आप क्या होता है यूज़र से या जो भी उसमें स्टेक होल्डर है, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है, उनके कुछ रिव्यूज़ वगैरह आप आ सकते हैं, ताकि आप स्टार्टिंग में लॉन्चिंग से पहले अपनी चीज़ें करेक्ट कर लें अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो तो। टाइप ऑफ प्रोटोटाइप, बहुत सारे टाइप के आप प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शनल प्रोटोटाइप हो गया, फुल स्केल प्रोटोटाइप हो गया। ये आपको अलग अलग टाइप के होते हैं, और भी तरीके के होते हैं, जो कुछ मेन है वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एस्थेटिक्स पे फोकस करता है, ये कुछ फंक्शन है फीचर टेस्ट करता है, ठीक है। ये देखता है फुल स्केल प्रोटोटाइप, देखता है कि भाई अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी या जिस चीज़ के लिए मैंने बनाया क्या वो पर्पज सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अगर कुछ दिक्कतें आ रही तो क्या दिक्कतें आ रही, वो सब चीज़ें हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है कि जब आप एक्चुअली कोई चीज़ बनाया करते हैं तो उसमें एक बार में आपको पता नहीं लगता कि उसमें क्या है, तो आपको मल्टीपल इटरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाया तो एक बार में पता लगा कि हाँ भाई इसमें यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे मटेरियल हम निकाल सकते हैं, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ज़्यादा ले रखी है कम ले रखी है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पता लगती हैं। बहुत सारा ये जो डिज़ाइन पूरी प्रोसेस होती है, अगर आप इसको ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा इसमें समय जाता है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एफर्ट लगता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं, हमको समझ में आता है। तो बहुत ज़्यादा आगे हम देखेंगे कि प्रोसेस प्रोसीजर किस तरीके के होते हैं, कैसे क्या होता है, तो हम उसमें भी और भी स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल एंड टूल, ठीक है। जैसे कि हम लोग 3D प्रिंटिंग का, सीएनसी मशीनिंग, सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये प्रोटो डेवलपमेंट के कुछ कुछ पार्ट्स हो गए हमारे पास। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंशियल एंड कंकरेंट इंजीनियरिंग। जो मैं आपको बताया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हो रही थी यहाँ पे, जो पहले हम लोग पीडीएफ में देखा था कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या क्या हम उसके लिए मेथडोलॉजी या क्या क्या हम पूरे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सीक्वेंशियल एंड कंकरेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है, सीक्वेंशियल कंकरेंट इंजीनियरिंग दो हमारे पास पाथवेज हैं कोई भी चीज़ को बनाने के या प्रोटोटाइप करने के, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैरियर होता है, ठीक है। ये बैरियर है, मतलब क्या होता है स्टेज बाय स्टेज, जैसे कि हमारे पास स्लूज गेट होता है डैम में, हमारे पास डैम हो गया, यहाँ पे हमारे पास रहता है ना कुछ बैरियर रहते हैं, तो यहाँ पे भरेगा फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। हमने एग्रीकल्चर में चीज़ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब बाड़े टाइप के होते हैं, फिर ये आगे से यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये उसका काम है। ये जो हिंड्रेंस आप आगे देखोगे कि ये जो वॉल हमने बनाई है, इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि भाई ये स्टेज बाय स्टेज है, यहाँ पे चीज़ें पैरेलल नहीं चल सकती, साथ साथ में कुछ काम नहीं हो सकता है। इसके हम लोग पूरा टेबल में बाद में देखेंगे कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो इस तरफ है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा साइकिल इस ओर जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो इस तरफ है, और इनपुट यहाँ मिला, यहाँ से फिर आगे आगे गया, ऐसे कर करके ये सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग होती है। ये जो हमने फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंकरेंट इंजीनियरिंग का है, ठीक है। कंकरेंट इंजीनियरिंग का फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपके आ सकता है, तो आप ये डायग्राम भी याद कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे वो भी आप कर सकते हैं। देखिए एक मेरा सजेशन ये है कि जो कैड कैम या जो भी इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं उसमें आप डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट हो सकता है उतने से ज़्यादा बनाएं। क्योंकि क्या होता है एक बार को आप लिखेंगे नहीं तो चलेगा, लेकिन डायग्राम जो बनाते हैं तो समझ में आता है एग्जामिनर को कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो फ्लो चार्ट इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन सबको याद कर लें। ये आप देख सकते हैं कि ये मेन हमारे पास ब्लॉक है, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर चल रहे हैं, जैसे कि डीएफएम हो रहा है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली,
ये सब हमारे पास टेस्टिंग साथ साथ में चल रही है, ठीक है। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग के फायदे होते हैं। हम टेबल में एक इसको कंसाइज करेंगे कि इनकी फीचर्स क्या होते हैं या क्या हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि प्रोसेस फ्लो के एस्पेक्ट पे अगर सीक्वेंशियल कंकरेंट को कंपेयर किया जाए तो एक लीनियर प्रोसेस होती है जबकि एक पैरेलल प्रोसेस होती है कंकरेंट वाली। ये आप देख सकते हैं साथ साथ में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और जबकि यहाँ पे क्या होता है कि गेट वाइज होता है, पहले एक इनपुट फिर दूसरा ऐसे करके होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, चेंजेस डिफिकल्ट होते हैं, स्टेजेस काफ़ी महंगे महंगे होते हैं, एक बार जब पूरा होता है तब आगे फिर कहीं जाता है तो चेंजेस काफ़ी मुश्किल होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है कि चेंजेस आसान है, ठीक है, प्रोसीजर आपस में ओवरलैप करते हैं तो चेंजेस आसान होते हैं। टाइम एफिशिएंसी क्या है कि इसमें लॉन्गर बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस होती है। जबकि यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम है, साथ साथ में चीज़ें चल रही होती है इसलिए टाइम कम लगता है। नेक्स्ट लिमिटेड कम्युनिकेशन है, जो कि मैंने वॉल जो आपको बता रहे थे वो वॉल कम्युनिकेशन के लैक को दर्शाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि कंट्रीब्यूशन साथ 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 में ही होता रहता है। नेक्स्ट पोटेंशियल हायर कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट है जबकि ये लो कॉस्ट है। एक चीज़ यहाँ क्या हो सकती है, जो आपका सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग है, अगर आपके पास पैसा और टाइम दोनों है तो ये आप प्रेफर एक बार को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि आप एक स्टेज में बहुत क्लोजली बहुत ध्यान से काम करो तो यहाँ पे एरर जो होती है, आपकी एरर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जबकि कंकरेंट में क्या होता है कि एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वाले ने बोला कि हाँ भाई इसका डायमेंशन इसका टॉलरेंस आपको इतना रखना है, जबकि असेंबली वाले ने बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होगा, तो वहां पे एरर प्रोपेगेट हो सकती है। जबकि सीक्वेंशियल में क्या है कि आप भाई एक एक प्रोसीजर पे टाइम दे रहे हो, समय लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो वहां पे एरर अपने आप रिड्यूस हो जाती है। ये इसका एक फायदा नुकसान यहाँ पे। आप इस चीज़ से ये क्या होता है, ये समझने वाली बात है, ये आप समझ सकते हो ना कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई बहुत क्लोजली काम हो रहा है तो भाई एरर कम होगा। जबकि यहाँ पे क्या साथ साथ में चीज़ें हो रही है तो क्या होगा, एरर प्रोपेगेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दैट्स इट फॉर इट गाइस नाउ। दिस लेक्चर, ये सब लेक्चर सिविल मंत्रा के ऐप पे अपलोड होंगे तो आप जो ऐप को कंसिडर कर सकते हैं। आपके जो फीचर हैं वो हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होते हैं, सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करते हैं AKTU का। नेक्स्ट के सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे। ऑफलाइन वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF और वीडियोज़ आपको वेब पे मिल जाएंगे। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको भी वो बाद में हेल्प ही करता है ना। सिर्फ साथ में पढ़ने से क्या होता है कि फिर वो नॉलेज में इम्प्रूव ही करता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तो ये इस लेक्चर का पहला पार्ट था। आगे का टॉपिक जैसे कि जो मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, कैड का आर्किटेक्चर हो गया, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वील मीट इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।